हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। इसमें क्या है कि 18वीं सदी से मध्य से लेकर आज तक क्या क्या एक्टिविटियां हुई। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन। इसका क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तियों का योगदान। फिर नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात। फिर इसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा, इसमें रहेगा सबसे पहले क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन। फिर उसके क्या क्या उद्देश्य, फिर क्या क्या साधन उपयोग हुए, फिर गतिविधियां और फिर परिणाम। अब आधुनिक भारत का इतिहास में हम देखेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में पहला में क्या है, यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों में का आगमन सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए। दूसरे में क्या है आपका, ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार। ब्रिटिश मतलब जब ब्रिटिश लोग जब भारत आए थे तो उस समय उन्होंने सबसे पहले अपना विस्तार कहाँ से किया, ये देखेंगे हम इसमें। इसमें क्या, सबसे पहले उन्होंने क्या बंगाल से स्टार्ट किया, फिर मैसूर पे कब्जा किया, फिर मराठा पे पर विस्तार किए, फिर पंजाब पर विस्तार किए, फिर अवध पर विस्तार किए। फिर तीसरा हम देखेंगे क्या है, तीसरा ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार की नीतियां। अब उन्होंने जब जब ब्रिटिश हमारे भारत को जब प्रसार या विस्तार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने क्या क्या नीतियां लागू की थी, ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका, बेलेजली की असहायक संधि। दूसरा क्या है, डलहौजी की नीतियां। नेक्स्ट चौथा क्या है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। इसमें क्या है, आर्थिक नीतियां में क्या है, इसमें है भू राजस्व नीतियां। दूसरा है कृषि का वाणिज्यीकरण। तीसरा क्या क्या है आपका, औद्योगिक नीति। चौथा क्या है, रेलवे। और पांचवा क्या है, धन की निकासी। नेक्स्ट पांचवा क्या है आपका, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां। अब ब्रिटिश लोग का प्रशासनिक नीति क्या था, इंडिया में क्या क्या मतलब प्रशासनिक नीतियां लागू की है। तो उसमें क्या है आपका, सिविल सेवा एक बहाल के, सिविल सेवा। दूसरा क्या है, पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट छठा, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। इसमें क्या आपका, समाज सुधार, कानून शिक्षा, ये लागू किया उसने उन्होंने। फिर क्या, सातवां, भारतीय प्रतिक्रिया। अब भारतीयों ने जब वो ये नीतियां लागू कर रहे थे, भारतीयों ने क्या क्या उनके खिलाफ में आंदोलन किए, विद्रोह किए। तो सबसे पहले क्या आपका, जनजातीय विद्रोह। दूसरा क्या, किसान विद्रोह। तीसरा क्या आपका, 1857 का विद्रोह। अब नेक्स्ट आठवां क्या है आपका, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नौवां क्या है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय के कारण क्या क्या कारण थे। दूसरा क्या, कांग्रेस की स्थापना एवं विवाद। नेक्स्ट दसवां, विभिन्न विचारधाराएं। इसमें क्या है, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी और समाजवादी। 11वां, विभाजन एवं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्या है, 12वां क्या, संवैधानिक विकास। अब सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन। इसमें क्या है आपका, पुर्तगाली सबसे पहले है, सर्वप्रथम आए और सबसे पहले अंत में गए। दूसरा क्या है आपका, डच। डच डच तीसरा में क्या, अंग्रेज आए। चौथा में क्या, डेनिश आए। पांचवा में क्या है, फ्रांसीसी आए। अब क्या आपका, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में क्या, पुनर्जागरण में क्या, मानव को अपनी स्वतंत्रता से परिचित कराना। इसको क्या बोलते हैं हम, पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण एक चेतना थी। इसके अंतर्गत क्या है, लौकिक जीवन पर बल दिया गया। और क्या, लौकिक जीवन का मतलब व्यक्तिवाद मानववाद पर बल दिया गया, जिससे क्या है आपका, भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला। नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई। अब विश्व में क्या है, एक तो हो गया प्राचीन, दूसरा क्या हो गया, मध्यकाल। तो प्राचीन में क्या, रोमन साम्राज्य का है क्या, रोमन साम्राज्य। उसमें उसमें क्या आपका, लौकिक जीवन पर बल दिया गया, जिससे मानवतावाद आता है। दूसरा क्या आपका, मध्यकाल। मध्यकाल में क्या, समाजवाद आता है, जिसमें पारलौकिक जीवन हो गया, पर बल ईश्वर या धर्म पर बल दिया गया। अब हम देखेंगे पुर्तगालियों का आगमन। आगमन वो कैसे मतलब इंडिया में आए और उनकी क्या क्या गतिविधियां इंडिया में हुई। तो क्या है, वो सबसे पहले क्या करते थे, आते थे, आने के बाद फिर वो बस्ती बसाते थे। दूसरा में क्या, दुर्ग या किला बसाते थे। तीसरा क्या आपका, कारखाना या भंडार गृह रखते थे। तो वास्को डी गामा के आने का विरोध यूरोपीय व्यापारियों ने आर्थिक कारणों से किया था, जिसको क्या पुर्तगालियों ने किया। सर सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे।
पुर्तगाली आया था, अभी हम इसमें देख लेंगे क्या। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली थे। उन्होंने मसाला का व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया। वह विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री, कारखाने में बस्ती किले का निर्माण किया। यह यह कारखाना उत्पादन के केंद्र नहीं थे, बल्कि भंडार गृह थे, जहां पर वस्तुओं का संग्रह कर यूरोप भेजा जाता था। यह फैक्ट्री किले या किलेबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिससे गोदाम, कार्यालय, कंपनी के कर्मचारियों या व्यापारियों के लिए आवास भी होते थे। पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण की इस पद्धति को इटली के व्यापारियों से सीखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट, जहाँ क्या है पश्चिमी तट कहाँ, काली कट पे आया था। कब आया था ये, 17 मई 1498 में आया था, जहाँ उसका हिंदू शासक जमोरियन ने उसका क्या किया, स्वागत किया, जबकि वहाँ मौजूदा अरबी व्यापारियों ने क्या किया, उसका विरोध किया। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। डी अल्मेडा, इसको आप याद रखेंगे, डी अल्मेडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांतिपूर्ण व्यापार की नीति अपनाई। ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें एक बार देख लेंगे, 1509 में अल्मीड़ा ने द्वीप पर अधिकार कर लिया और जिससे प्रथमतः हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हुए एवं व्यापार का एकाधिपत्य स्थापित किया। दूसरा क्या आपका, जो एक तो हो गया, पहला गवर्नर हो गया आपका डी अल्मेडा। दूसरा क्या है आपका, पुर्तगाली गवर्नर क्या था, अल्बुकर्क ने भारत पर पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि भारत में अस्थायी पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की जा सकी। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है आपका, पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क को। इसने क्या है, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। अब क्या है आपका, 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। उसके उपहार में क्या हुआ, उपहार स्वरूप में क्या मिला उसको, दहेज में क्या मिला उसको, ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हुआ क्या, बॉम्बे मिला, जिससे आगे चलकर बॉम्बे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। ठीक है। अब नोट में देखेंगे, ब्रिटिश कंपनी को बॉम्बे किससे प्राप्त हुआ था, तो ब्रिटिश कंपनी को बॉम्बे किससे हुआ था आपका, अंग्रेज से प्राप्त हुआ था। दूसरा क्या आपका, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1556 की स्थापना की, तंबाकू की खेती का प्रचलन किया तथा यूरोपीय गौखिक स्थापत्य कला उच्च नुकीली आकृति को भारत में प्रवेश कराया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पुर्तगालियों का पतन के कारण। तो सब इसके पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे, तो पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे, पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने असंतोष पैदा किया। फलतः उन्हें स्थानीय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो उनके पतन का सबसे पहला कारण क्या था कि उन्होंने क्या करा था, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। इसके लिए क्या, जो स्थानीय लोग थे वो उनमें असंतोष फैला और उसके बाद उन्होंने सहयोग करना बंद कर दिया। तो ये पहला कारण हो गया उनके पुर्तगालियों का पतन का। दूसरा कारण क्या हो गया, व्यापार के साथ उन्होंने लूटपाट की नीति जारी रखी, जिससे क्या है विरोध ही पैदा हुए और वस्तुतः क्या हुआ, पुर्तगालियों के कॉर्टेज डी अल्मेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की, जिसके तहत समुद्री व्यापार के लिए जहाजों को पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था और ऐसा ना करते हुए जहाज को दंडित करते हुए उन्हें लूट लिया जाता था। ये पद्धति अपनाया था किसने, पुर्तगालियों ने। तो उनका दो हो गया, एक तो क्या हुआ, वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। दूसरा क्या आपका, वो व्यापार में क्या है कि जब समुद्री मार्गों से जब जहाज का आवागमन होता था तो इसमें पुर्तगालियों का क्या होता था, आपका परमिट चाहिए था। तो जब अगर मान लीजिए कोई मतलब परमिट अगर नहीं मिलता था तो क्या करता था, वो लोग उन जहाज को लूट लेते थे। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या, पुर्तगालियों का पतन का कारण हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे डच कहाँ से आए थे, नीदरलैंड, या पहले उसको क्या नाम था, हॉलैंड। तो डच क्या था, डच कंपनी की देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। इसमें 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में क्या हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच सरकार की कंपनी पर नियंत्रण था। उसने कंपनी द्वारा की जाने वाली संधियां डच सरकार के नाम से की जाती थी।
डच कंपनी को युद्ध करने, संधि एवं क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्राप्त की गई। ठीक है, मतलब डच क्या था, वो एक डच का क्या था, एक सरकारी कंपनी था, उसका उसका देख रेख किसके अंडर में था, वो आपका वो था क्या, डच की सरकार के अंडर में। वो स्थापना कब किया, 1602 ईस्वी में किया स्थापना, कब, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट, डचों ने वाटाही इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बनाया। डच ने क्या किया, इंडोनेशिया इंडोनेशिया को अपना क्या किया, वो मुख्य केंद्र बनाया। दूसरा, भारत स्थित डच कंपनी किसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थे। डचों ने मसाला व्यापार के स्थान पर भारतीय वस्त्रों का निर्यात अधिक महत्व दिया। अब क्या था, जो पुर्तगाली थे, वो पुर्तगाली किस पे करते थे, मसाला को व्यापार को लेकर वो ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन डचों ने क्या किया, वो भारतीय वस्त्रों पर ज्यादा निर्यात किए, उस वक्त उसको ज्यादा महत्व दिया। इस तरह भारत से भारतीय वस्तुओं को, वस्त्र के निर्यात सर्वप्रथम मुख्य वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों ने भारत के कोरोमंडल तट से लेकर से व्यापार की मुख्यता दी। अंततः 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने डच को कब पराजित किया, तो इसको याद रखें, 1759 में। कहाँ, बेदारा के युद्ध में। दूसरा, डच कंपनी के संदर्भ में, डच कंपनी डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी थी। डच क्या था, डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी थी। इसने ट्रंकोवार तमिलनाडु में, ट्रंकोवार पहले तमिलनाडु को क्या बोला जाता, ट्रंकोवार बोला जाता था। क्या था इसमें, इसमें क्या है कि पहला व्यापारिक केंद्र बनाया। आगे चलकर इन्होंने क्या है, ब्रिटिश कंपनी को अपने केंद्र बेच दिए और भारत से चले गए। डचों ने भारत में अपनी पहली बस्ती का कहा, मसूलीपट्टनम, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाई थी। तो डच का हो गया आपका, इससे पहले पुर्तगाली का हो गया। अब आते हैं हम ब्रिटिश कंपनी का। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, 1588 में अंग्रेजों ने स्पेनिश अल्मोड़ा नौसेना को पराजित कर अपनी नौसेना श्रेष्ठता प्रमाणित की और पूर्वी क्षेत्र व्यापार के लिए कदम बढ़ाए। इसी क्रम में 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिससे क्या आरंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, सबसे पहले जो अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, स्पेनिश को, जैसे डच को पराजित किया। पराजित करने के बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। उसके बाद क्या हुआ, आपका 15 वर्ष के लिए वो मतलब परमिट मिली है उनको व्यापार करने के लिए। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स वन ने इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया, ब्रिटिश जेम्स फर्स्ट ने। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में कैंटन हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल ने सूरत में प्रथम व्यापारिक बस्ती स्थापित की। इसकी अनुमति लेने का प्रयास किया। 1613 में मुगलों ने किसने, जहांगीर ने यह अनुमति प्रदान की। इस तरह सूरत में पहली ब्रिटिश कंपनी फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो पहली ब्रिटिश कंपनी की स्थापना कहाँ हुई, सूरत में। अब इसको कौन मुगल शासक ने परमिट दिया था, तो इसको जहांगीर ने दिया था। कब दिया वो 1613 में दिया। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, 1698 में बंगाली सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को सुल्तानती कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, और इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉब चार्नक ने फोर्ट विलियम्स कलकत्ता की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। 1698 में यह हुआ। फिर क्या हुआ आपका, चौथा पॉइंट क्या, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान प्रदान किया, जिसके तहत बंगाल में उन्हें निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी। तो बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कौन दिया, 1717 में कौन दिया, वो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट, फ्रांसीसी कंपनी क्या था आपका, पूर्णतः व्यापारिक कंपनी था। ठीक है, ये क्या था इसका, ये निजी कंपनी ब्रिटिश था, जबकि जो फ्रांसीसी कंपनी क्या था आपका, ये सरकारी कंपनी था। इसमें क्या है, निजी कंपनी में ब्रिटिश में क्या था, यहाँ पर त्वरित निर्णय लिया जाता था। मतलब यहाँ पे क्या था, तुरंत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता थी। समुद्र भौगोलिक आधार
ठीक है। इसमें क्या है, लाभ सरकार को होता था, पैसा लोगों को भी लगता था। ब्रिटिश चीज में क्या है, सरकारी कंपनी जैसे फ्रांसीसी कंपनी में सरकारी कर्मचारी का महत्वाकांक्षा ज्यादा न होना, अधिकारियों का अ, तुरंत तबादला होना, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी इसमें। इसमें फ्रांसीसी कंपनी, क्योंकि ये सरकारी कंपनी था। नेक्स्ट क्या आपका, बंगाल एवं समुद्र पर नियंत्रण वाली शक्ति वास्तविक विजेता हुई, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई, 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14 के वित्त मंत्री गोलवर्ट के प्रयासों से हुई, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त थे और यह पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में थी। इस दृष्टि से यह पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी का कहाँ 1664 में हुआ, इसके लुई 14 के सहायता से जो वित्त मंत्री थे गोलवर्ट के प्रयासों से हुआ, ठीक है। और ये क्या था, एक पूर्णतः सरकारी कंपनी था। अब क्या है, 1668 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया था, ठीक है। और सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। तो कहाँ किया, वो सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र का स्थापना किया। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्हीं युद्धों के कारण 1760 ईस्वी में वाडिवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। तो वाडिवास की लड़ाई में किसने किया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। तीसरा पॉइंट देखें, राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का सूत्रपात फ्रांसीसी अधिकारियों डुप्ले ने किया, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने अपनाया, ठीक है। तो डुप्ले ने क्या किया था, राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने का अवधारणा को किसने स्टार्ट किया, डुप्ले ने किया, जिसको बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, उसको अपनाया। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रांसीसी कंपनियों के पतन का कारण। अब फ्रांसीसी कंपनी के पतन का क्या क्या कारण था, तो सबसे पहला कारण क्या आपका, फ्रांसीसी कंपनी क्या थी, एक सरकारी कंपनी थी। इस कारण निर्णय लेने में क्या होता था, विलम्ब होता था, क्योंकि क्या है, ये स्वतंत्र नहीं थी। इसको निर्णय लेने के लिए क्या होना पड़ता, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। दूसरा क्या है, फ्रांसीसी अधिकारियों में सहयोग का समन्वय अभाव था। फ्रांसीसी को नौसैनिक शक्ति ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी। दूसरा कारण क्या था, यही था, क्या क्या था इसमें, वो फ्रांसीसी अधिकारियों के बीच में सहयोग नहीं था उतना, आपस में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनता था। दूसरा क्या है आपका, फ्रांसीसी नौसैनिक क्या था, कमजोर था, किसकी तुलना में, ब्रिटिश की तुलना में। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, ब्रिटिश कंपनी को उनके गृह सरकार का जितना समर्थन मिला वैसा फ्रांसीसियों को कंपनी को समर्थन नहीं मिला। ये तीसरा पॉइंट था, ये किसका पतन कारण था, फ्रांसीसी कंपनी के पतन का कारण था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या हुआ आपका, नेक्स्ट एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी का प्रसार। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो सबसे पहले कहाँ है, बंगाल के सत्ता का केंद्र था। दूसरा हो गया आपका बंगाल हो गया, दूसरा हो गया आपका निजाम हैदर हो गया, तीसरा हो गया मैसूर हो गया, चौथा हो गया मराठा हो गया, फिर अवध हो गया। तो ये ऐसे ऐसे उनका क्या था, वो लोग क्या किए, जो ब्रिटिश लोग अपना सत्ता का केंद्र बनाया और साम्राज्यवादी का प्रसार किए। नेक्स्ट बंगाल, बंगाल में क्या सत्ता का केंद्र था, ठीक है। दूसरा क्या प्रशासनिक आर्थिक केंद्र था। तीसरा क्या आधुनिक शिक्षा से क्या है, मध्य जागरूक वर्ग का। फिर जागरूक होने से कारण क्या, अधिकारियों की मांग। फिर क्या है आपका, इसके बाद क्या होता है आपका, फिर राष्ट्रीय आंदोलन होता है, फिर बंगाल का विभाजन होता है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन होता है, फिर राष्ट्रीय भावना का प्रचार शुरू होता है। तो ये क्या है, ये आपका पूरा एक पूरा ये आपका क्या है आपका, ये पूरा एक प्रोसेस फ्लो है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आपका, मुगल शासन जो कि प्रांतों में विभाजित था, उनमें एक बंगाल प्रांत था, ठीक है। बंगाल में क्या था, दूसरे एक सूबेदार क्या था, प्रमुख था। दूसरा दीवान क्या था, वित्त मंत्री को दीवान बोलते थे, दीवान था। तो क्या राज दरबार से निकटता का संबंध होता था, ठीक है, क्योंकि सूबेदार आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, ठीक है। दूसरा अजीमुशान, अतः प्राय दिल्ली में रहता था और दिल्ली के रहने के कारण दीवान नियुक्त किया जाता था, ठीक है। दूसरा कि अंग्रेजों ने ने चाहा, अब कमजोर नवाब आ गए। जब अंग्रेजों वहां पे आए थे तो उस समय क्या हो, जब चाहा वो तो कमजोर नवाब आए उस समय।
दूसरा क्या आपका वित्त मंत्री कौन है आपका, अंतिम दीवान कौन थे इसमें, मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका विस्तार से। बंगाल में कौन थे आपका अंतिम दीवान कौन थे आपका, मुर्शिद कुली खान। यहाँ पे आगे देखेंगे इसमें मुर्शिद कुली खान यह क्या था, अंग्रेजों द्वारा 1700 में क्या है, सॉरी यह औरंगजेब द्वारा 1700 में बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ। ठीक है, इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुशान था। ठीक है, सूबेदार वो थे, और जो वित्त मंत्री कौन थे, कौन हुए, मुर्शिद कुली खान हुए। ठीक है, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था, अतः बंगाल में वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खान के पास थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका इसमें, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, यह मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसी के बाद बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई मुर्शिद कुली खान के बाद। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के राजस्व सुधार, इन्होंने क्या क्या राजस्व सुधार किए, तो इसमें इन्होंने क्या क्या किए, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान ने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई की और क्या की, जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि अर्थात राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या किया इसने बड़े जमींदारों को बनाए रखा और तथा उनकी जागीर भूमि ही रहने दिया, और वस्तुतः यह बड़े जमींदार राजस्व वसूली एवं भुगतान की जिम्मेदारी लेते हुए तथा शासन कार्यों में सहयोग करते थे। तीसरा क्या, तो उसने किसानों को ऋण की सुविधा मतलब उपलब्ध कराई। किसने कराई, तो ये मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद, उदय नारायण आदि सब जमींदारों ने विद्रोह किया। तो अब क्या किया कि मतलब जमींदारों ने मुर्शिद कुली खान का विरोध कर दिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो किसान थे उनके लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करा दी। इन विद्रोहों के दमन कर मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ कर दिया, मुर्शिदाबाद बनाई। कहाँ बनाया, ढाका से मुर्शिदाबाद। क्यों, क्योंकि इसका जितना भी जमींदार थे, जमींदारों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया इनके खिलाफ में। क्यों विद्रोह किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, किसानों को मतलब ऋण देना की सुविधा उपलब्ध कराई। नेक्स्ट दूसरा क्या है आपका, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की। ठीक है, और क्या कहा कि यदि इन्हें बेड़ा न आए तो यह साहब देगी तो छेड़ने पर काट कर मार डालेगी। ठीक है, मतलब एक कोट इन्होंने किया। ठीक है, किन्होंने किया, अलीवर्दी खान ने किया। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की इजाजत नहीं दी। अलीवर्दी खां क्या किया कि अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों को क्या किया, विरोध किया। विरोध किए, उनके खिलाफ क्या किए, जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों चाहते थे कि मतलब कलकत्ता और चंद्रनगर का किलेबंदी करे, उनका इजाजत इन्होंने बंद कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सिराजुद्दौला का देखेंगे। सिराजुद्दौला का कार्यकाल का टाइम क्या था, मतलब 1756-1757। इस समय क्या हुआ, इसका पहला पॉइंट क्या है आपका, इसमें गद्दी पर बैठने के साथ ही सिराजुद्दौला को अपने संबंधियों से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, अंग्रेजों ने इस संघर्ष से लाभ उठाने के लिए नवाब के विरोधियों को अपने यहाँ शरण दी तथा नवाब की अनुमति के बिना ही किलेबंदी शुरू कर दी। ठीक है, अतः नवाब ने जवाब में कलकत्ता पर हमला कर दिया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर नियंत्रण कर ली। इसी क्रम में जे डे हॉलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजेडी का उल्लेख किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मतलब आपका गद्दी पर बैठा सिराजुद्दौला, इसके जो अपने ही संबंधी थे उन्होंने क्या किया, इनको विरोध करना स्टार्ट किया। विरोध करने के कारण वो क्या हुआ, ये अंग्रेज से जा मिले। अंग्रेज से जा मिलने के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, अचानक हमला कर दिया। कहाँ पे, आपका फोर्ट विलियम पर हमला करके नियंत्रण प्राप्त कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या आपका, अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण के लिए क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजकर कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। अब क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में करना शुरू किया, जिसमें प्रमुख थे कौन, मीर बख्शी, मीर जाफर, कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद और पूंजीपति अमीन चंद, कलकत्ता के बैंकर जगत सेठ फतेह चंद। ये सब क्या थे, ये सब वहाँ के प्रमुख जमींदार थे और बड़े बड़े नवाब थे और इनके अधिकारी थे। उन्होंने उनको ये सबको मिलाकर क्लाइव ने क्या किया, आपका सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या किया, एक मतलब युद्ध लड़ा।
यही फिर क्या हुआ आपका, फिर हुआ प्लासी का युद्ध। कब हुआ ये? 23 जून 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध में क्या हुआ कि प्लासी बंगाल के नदियां जिले में भागीरथी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। क्लाइव ने क्या किया? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। कब कब हुआ ये? 1757 में, 23 जून 1757 को हुआ। दूसरा क्या? षड्यंत्र के कारण नवाब की सेना पराजित हुई और सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान से भागना पड़ा। ठीक है, नवाब की ओर से मीर मदन मोहन लाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने अपनी वफादारी दिखाई। अब अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। अंग्रेजों ने क्या किया इसके बाद? मतलब इसको सिराजुद्दौला को हरा करके, कब हुआ ये प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ। इसने क्या किया कि आपका इसने सिराजुद्दौला को हरा करके क्या किया? मीर जाफर को उसका गद्दी दे दिया। अब देखेंगे हम मीर जाफर का। मीर जाफर ने नवाबी प्राप्त करने के पश्चात कंपनी का 24 परगना की जिम्मेदारी दी, किंतु मीर जाफर अंग्रेजों के मांगों से तंग आकर डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई। ठीक है, किंतु उन्हें भेद खुल गया। इसी क्रम में 1757 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? जो मीर जाफर था उसने अंग्रेजों की मांगों से तंग आकर उन्होंने क्या डच से जाकर मिल गया, और उसके बाद एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने डचों को फिर से पराजित कर दिया। फिर दूसरा क्या हुआ आपका? मीर कासिम आया। मीर कासिम ने क्या किया? अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर क्या किया? मीर कासिम को नवाब बनाया। ये क्या था? कठपुतली के नवाब थे। इस सत्ता के परिवर्तन से बेनसीटार्ट ने क्रांति की संज्ञा दी। ठीक है, किंतु यह वास्तव में क्रांति नहीं थी, क्योंकि इस सत्ता पर परिवर्तन में बंगाल की जनता का कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, और ना ही इस सत्ता के परिवर्तन के बाद व्यवस्था में कोई व्यापक परिवर्तन आया। वस्तुतः सत्ता पहले ही अंग्रेजों के कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी एक कठपुतली नवाब के पास ही रही। इससे क्रांति कहना इस दृष्टि से भी तार्किक नहीं है। ठीक है, इससे क्या हुआ? बिन कासिम से ही ब्रिटिश हितों की चुनौती मिली और उसने युद्ध करना पड़ा। इस दृष्टि से 1760 में हुए परिवर्तन को क्रांति कहना तार्किक नहीं है। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई। ठीक है, और अपनी सेना को क्या किया? यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करना शुरू किया, और इसी तरह मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे दस्तक के पास में दुरुपयोग को रोकने के लिए चुंगी समाप्त कर दी। अतः अंग्रेजों को आर्थिक चोट पहुंची और इसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध कार्रवाई की। ठीक है, अंततः मीर कासिम को भागकर अवध के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ी, और अंततः अब पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मीर जाफर को क्या किया? नवाब बना दिया गया। मीर जाफर के समय बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्व के हेक्टर मुर्नो ने दूसरी तरफ अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। तत्पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया? इलाहाबाद की संधि कराई। ठीक है, मीर जाफर के पश्चात नवाबुद्दौला को नवाब बनाया और गया। इसी के समय क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, अब इलाहाबाद की संधि देखेंगे। अब इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ कि आपका इसमें इलाहाबाद की संधि पर मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला, और बंगाल का नवाब कौन थे? नज्म उद्दौला, एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। ठीक है, दूसरा क्या आपका? मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए कंपनी देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या? अवध के नवाब से संधि की। इससे क्या हुआ? इलाहाबाद का एक कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया तथा अवध के नवाब पर युद्ध हर जाने रुपये 50 लाख की राशि आरोपित की गई। ठीक है, तीसरा, अंग्रेजों ने अवध को यह आश्वासन दिया कि यदि कोई शक्ति अवध पर आक्रमण करती है तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च नवाब को उठाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इस संधि से अंग्रेज वैध शासक बन गए। ठीक है,
अब वह बंगाल के राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो गए। इससे इस तरह बक्सर के युद्ध को परिणाम में अंग्रेजों की बाध्यता प्रदान की। अब बंगाल के वास्तविक शासक बन गए, जहां से उन्होंने भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और इस तरह बक्सर के युद्ध का एक निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद का संधि में ये उन्होंने शर्त रखा और सब शर्त को मानना पड़ा। दूसरा क्या है आपका, बंगाल में क्या है आपका द्वैध शासन। बंगाल में क्लाइव ने नवाब नजरुद्दौला के समय 1765 में क्या हुआ, द्वैध शासन लागू किया। इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ, कंपनी ने वास्तविक अधिकार अपने पास रखे, किंतु प्रशासनिक उत्तरदायी नवाब के पास रहा, जो अंग्रेजों पर ही निर्भर था। इस तरह एक ही प्रांत में दो शक्तियों का शासन मौजूद था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वैध शासन बोलते हैं। द्वैध शासन लागू करने का उत्तरदायी का कारण, इसका कारण क्या था, इसमें क्या था कि अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बंगाल का राजनीतिक सत्ता तथा हाथ में लेने से भारतीयों में क्या हुआ, असंतोष का सामना करना पड़ सकता था। इससे क्या आर्थिक लाभ बाधित होते हैं, अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए यह नीति अपनाई। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, स्पष्ट रूप से सत्ता हाथ में लेने पर अन्य यूरोपीय व्यापारियों का विरोध भी हो सकता था। ठीक है, उसका भय भी था। वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए, बाध्य करने के लिए उन्हें संघर्ष हो सकता था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो वास्तविक सत्ता था वो अपने पास रखे, लेकिन जो एक कठपुतली की सरकार क्या की, बैठा दिए वहां पे। तीसरा पॉइंट क्या था, क्लाइव यदि बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेता तो ब्रिटिश सत्ता कंपनी के कार्यों से हस्तक्षेप करना आरंभ कर सकती थी। ठीक है, तथा कठोर नियंत्रण लगा देती। चौथा पॉइंट, बंगाल में प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए क्लाइव ने द्वैध शासन का लागू किया। अब इसके क्या क्या परिणाम हुए ये देखेंगे। इसमें क्या क्या द्वैध शासन के परिणाम, अब इसके क्या क्या परिणाम हुए, इसमें कंपनी के अधिकारियों का दायित्वहीनता का विकास हुआ, अतः कानून व्यवस्था कमजोर हुई, फलतः अव्यवस्था फैली। दूसरा क्या कारण हो गया, दूसरा परिणाम इसका क्या हुआ आपका, मनमाने तरीके से राजस्व वसूली से कृषकों की स्थिति दयनीय हुई तथा कृषि का ह्रास हुआ। ठीक है। तीसरा क्या हुआ आपका, किसानों के शोषण में वृद्धि हुई, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हुई। ठीक। चौथा पॉइंट क्या हुआ आपका, कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगे, अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पांचवा क्या हुआ आपका, अंततः 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन की समाप्ति कर प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता का स्थापित किया। किसने किया समाप्त, वॉरेन हेस्टिंग ने किया। कब किया वो, 1772 ईस्वी में किया। क्यों, क्योंकि इसके परिणाम उल्टा हो रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त करके पूरा बंगाल पर पूरा ब्रिटिश सत्ता का स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्या है, मैसूर का। तो मैसूर का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।